टेस्ट ऑफ फिनॉल विल बी गिवन बाई, जो इससे पहले वाले बेस हैं वो सारे OH मतलब NaOH, RONA, ETONA, MEONA, RC111CNA, NaNH2, RMGX, NaH, H माइनस आएगा ना केवल सोडियम। सोडियम क्या देगा? Na प्लस और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन H प्लस कैप्चर करेगा तो PHONA प्लस हाइड्रोजन का हाफ H2 गैस। NaH में भी क्या है? Na प्लस H माइनस, वही PHONA प्लस H2। RMGX क्या करेगा? H लेके जाएगा, PHOMGX प्लस RH, PHONA प्लस NH3, PHONA प्लस RC111CH। तो प्रीवियस टाइम ये लिखना बताया था, इसमें कोई डाउट है? कौन कौन से टेस्ट है? हाँ तो किसका टेस्ट से आएगा? कंजुगेट बेस। ललितेश इतना जल्दी भूल गए? कंजुगेट बेस बताया था ना प्रीवियस टाइम ये सब। अच्छा, यू आर एब्सेंट एट दैट डे। PHO माइनस HCO3 माइनस RCO माइनस F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस इधर जाता। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इधर R माइनस पड़ेगा, वीकेस्ट बेस I माइनस। तो फिनॉल का टेस्ट कौन सा देगा? उससे पहले वाले सारे, उससे पहले वाली ये है ना, दिस विल गिव द टेस्ट ऑफ फिनॉल। उसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट कौन सा देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड का कंजुगेट बेस RCO माइनस है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस जो होगा कौन सा होगा? RCO से उससे पहले क्या है? HCO3 माइनस, मैंने मतलब NHCO3 ना। हाँ, तो ये टेस्ट होगा। वैष्णव तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तुम पिछले बार एब्सेंट हो गए, क्योंकि ये सब पिछले ही बार मैंने समझा दिया है, तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, आई वॉज नॉट देयर, वही तो मैंने बोला ना। ओके, तो फिर वापस प्रीवियस सेशन नहीं रिपीट कर सकते, टाइम नहीं अपने पास। जो लोग मिस कर गए, जैसे वैष्णव तुम मिस कर गए, तो तुम वो मैंने भेज दिया ग्रुप पे रिकॉर्डिंग, उसे देख के समझना फिर। मतलब ये नहीं हो सकता कि एक दो लोग मिस हो जाए तो फिर से सेशन रिपीट हो। सेशन कभी रिपीट नहीं हो सकता। हाँ, टेस्ट ऑफ फिनॉल विल बी गिवन बाय विच बेस, जो भी उससे स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे NHCO3 इसका टेस्ट देगा क्या? PHO माइनस से ज्यादा वीक बेस तो HCO3 माइनस है ना, तो उसके आगे वाले टेस्ट नहीं देंगे। PHO माइनस के आगे वाले नहीं देंगे, उसके पीछे वाले जो है स्ट्रॉन्ग बेसिस जो है वही टेस्ट देंगे। तो यहाँ टेस्ट नहीं आएगा, मतलब ये नहीं कि यहाँ पे PHON है और H2O प्लस CO2 गैस ये बाहर आने लगा ना, ये नहीं होगा। बट यहाँ तो होगा ना, RCOH से कंजुगेट बेस क्या है? RCO माइनस, उससे पहले है ना NHCO3। यही टेस्ट होगा कि RCONA प्लस H2O प्लस CO2। कई बार तो ये भी पूछता है कि ये C18 है तो ये कहाँ पे जाएगा? वही डिकम्पोज होगा ना, H प्लस इसको डोनेट करेगा वो। तो NaHCO3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तुम्हें याद आना चाहिए। व्हाट डू मीन से टेस्ट ऑफ फिनॉल, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। टेस्ट ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ मतलब ये टॉपिक चल रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ।
एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्काइन मैंने बताया था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल बताया था, और ये दोनों छोड़ दिया था, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड बता के कि इससे पहले वाले बेस ले लो। बट आज स्टार्ट किया तो आज जस्ट लिख के स्टार्ट किया वहां से। हाँ वैष्णव बोलो। तो जब भी हम लोग टेस्ट ऑफ फिनॉल्स देखते हैं, जनरली वो प्रेजेंस के लिए होता है, लेकिन आप बोल रहे हो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ टेस्ट ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये सब कहने का मतलब है कि ये किससे स्ट्रॉन्गर। हाँ जो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वही फिनॉल से रिएक्ट करेंगे, तो कौन कौन से बेस एसिडिक स्ट्रेंथ का टेस्ट देंगे वो। के हाँ तो मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल विल बी गिवन बाय व्हाट। तो जो भी स्ट्रॉन्गर है वही एसिडिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या, मतलब वो लोग क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? जो स्ट्रॉन्गर है इससे, वो लोग जो रिएक्ट कर रहे हैं क्या सिग्निफाई कर रहे हैं वो लोग? क्या एसिडिक की वो एसिडिक है, जैसे मिथेन एसिडिक है तो क्या NaOH से रिएक्ट करेगा क्या? मीथेन एसिड का NaOH से नहीं रिएक्ट करेगा। नहीं करेगा, वो वीक एसिड है। NaOH हाँ। से रिएक्ट करने के लिए उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। NaOH का कंजुगेट एसिड क्या है? वाटर। हाँ। वाटर से ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। हाँ। उस टाइम देखना तुम एब्सेंट थे, वो सब बता दिया जैसे मैंने इसमें। ओके। तो हाँ चलो आगे करें, तो ये प्रीवियस टाइम यहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड का। आज करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल, देखते हैं हम लोग है ना कि कैसे कैसे होगा। इन जनरल ग्रुप पीरियड में वेरिएशन बता दिया मैंने, यहाँ तक बता दिया। नाउ एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने क्या लिखा था, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, मतलब -m -h -i +i +h +m, ऐसे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल की बात करें तो जैसे पहला ये चार्ट है, ये चार OH के साथ ग्रुप, OH के साथ मिथाइल ग्रुप ले लो, इसका ऑर्डर बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा। ACDB, ओके, ADCB, ओके। हमेशा डिक्रीजिंग बताना, मतलब हाईएस्ट से लोएस्ट बताना हमेशा। आईटी के मोस्टली क्वेश्चन देखोगे डिक्रीजिंग ऑर्डर होते हैं, डिक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस ऐसे। तो या तो ADCB, विशाल फिर रॉन्ग हो रहा है, मैंने बोला था ना बी और डी कभी सेपरेट नहीं होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ हो चाहे बेसिक स्ट्रेंथ हो, बी और डी एक साथ रहेगा, बीच में सी कभी नहीं आ सकता। 1432, ओके। तो मिथाइल यहाँ पे क्या शो करेगा, +H। यहाँ पे मिथाइल का इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ +I, यहाँ +H। उससे क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी रुकेगी। कैसे रुकेगी, मिथाइल यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट किया था, इस पर शिफ्ट करने में हिंड्रेंस आएगा, इतना आराम से शिफ्ट नहीं होगा। मिथाइल का +H कहाँ पे आएगा, इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे, तो वो इसको हिंड्रेंस क्रिएट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है। बट इसमें अगेन हिंड्रेंस आया, इसका +H क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को रोकता है, यही है ना। ये क्या है, डिस्टेबलाइजेस, और ये स्टेबिलाइजेस।
तो प्लस एच वाले क्या होंगे, डिस्टेबलाइजिंग। तो नॉर्मल जो नहीं है वही हाईएस्ट होगा, ए हाईएस्ट हो गया। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो नहीं है, ये सब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो जो कम रिलीज करने वाला सी है। देन डी और बी में जाओगे तो प्लस एच तो सेम होगा, बट यहाँ पे इसका प्लस आई ज्यादा पड़ गया और यहाँ प्लस आई कम पड़ गया। और प्लस आई क्या है, डिस्टेबलाइजिंग। तो बी ज्यादा डिस्टेबलाइज कर गया ना, तो एस सी डी बी। इसका क्या था, सेम प्लस एच, बट प्लस आई ऑफ बी इज ग्रेटर देन प्लस आई ऑफ डी। ये प्लस आई था। प्लस एच डिस्टेबलाइजिंग कैसे है, तुम लोग रिवाइज बिल्कुल नहीं करो, इसीलिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। हाउ इज हापर कम, नो रिवीजन एट ऑल, यही बोलूंगा किसी को भी। नहीं तो ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हो तुम लोग फिर से। तो प्लस एच कैसे डिस्टेबलाइज किया, सब अच्छे से बताया। कितने एग्जाम्पल कर चुके अभी तक। कंजुगेट बेस पे निगेटिव चार्ज आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिस्टेबलाइजिंग है। स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस कराया था ना पिछले बार, अच्छा पिछले बार वैष्णव, तुम कर क्या हो तब पूछो कुछ भी। तुम नहीं थे इसलिए तुम फिर वो सब क्वेश्चन राइज कर रहे हो, जिससे मुझे बैक चैप्टर पर जाना पड़ जाएगा। उसको एक बार देख लेना, ये सब समझ में आएगा, वहां पे किया हुआ था। साथ में ललितेश तुम्हारा भी। ग्रुप पे रिकॉर्डिंग भेजा है मैंने, आई थिंक। नहीं तो ऐसे तो आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, तुम लोग बार बार फिर वही पूछोगे। हाँ अंकित, एक चीज याद रखो, ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें रोज अपना 1 घंटे रिवीजन के लिए रखना है, और इनऑर्गेनिक का आधे घंटे। ऑर्गेनिक में जो तुम 1 घंटे रिवीजन में दोगे, आधे घंटे नोट्स के रिवीजन में जाएंगे, तभी ऑर्गेनिक याद होगा। तब तुम्हें एक एक वर्ड याद होगा नोट्स का, है ना। नोट्स वो जो तुमने 11th 12th में पढ़ा है, उसमें जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको एडिशनल ऐड करो। MS चौहान से कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए वो ऐड करो, बुकलेट से कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए वो ऐड करो। हमेशा ब्रीदिंग स्पेस रखो अपने नोट्स में। कहीं कोई मॉक टेस्ट या कोई अच्छा क्वेश्चन मिला वो ऐड करो। नहीं तो टेस्ट देकर आए, एग्जाम में नहीं हुआ, फिर तुमने रिवीजन नहीं किया, आईआईटी में फिर आएगा, फिर छोड़ के आ जाओगे। तो तुम्हें अपने नोट्स को एक्सपैंड करते जाना है, उसमें ऐड करते जाने हैं चीजें। तो नोट्स रिवीजन आधे घंटे होगा, राइट। और आधे घंटे बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करो, इतना सॉल्व करो कि बुकलेट के क्वेश्चन याद हो जाए। बुकलेट अच्छे से याद है तो अंदर 1000 रैंक तो होना ही है। बट ये रोज यदि जो रिवाइज करेंगे ऑर्गेनिक, उन्हीं के पकड़ में आएगा। इनऑर्गेनिक भी सिमिलर है, बहुत कम बच्चे इनऑर्गेनिक कर पाए थे, तो वो लोग टॉप रैंक में है। जो इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी का लर्न कर पाए उनका अंडर 1000 रैंक आया सबका। जो नहीं कर पाए उनका रैंक 6000 7000 8000 कुछ भी गया सब। इनऑर्गेनिक आधे घंटे एनसीईआरटी से डेली पढ़ना है, तो ये याद रखो। इसके अलावा जो हम, मेरे और मेरे फ्रेंड ने जो किया था अपना, है ना, वो डेली 2 घंटे तुम्हें रिवीजन करने होते हैं। अब तुम लोग पास टाइम ज्यादा है तो 1.5 और तो ये ऑर्गेनिक और फिजिकल का रिवीजन दे दो। इसके अलावा रेस्ट में भी तुम अपने 2 घंटे रिवीजन के लिए या 1.5 घंटे रिवीजन के लिए रखो, फिजिक्स मैथ। हाफ हाफ एन आवर तीनों काफी हो गया। तो रिवीजन सही है, और कभी कोई लेक्चर मिस हो जाए तो उसका ये रिकॉर्डिंग देख के रहो, तो क्लियर रहेगा। ओके देखो, तो ये ध्यान रखना, ऑर्गेनिक यदि 1 घंटे तुम नहीं दे रहे हो तो बाद में याद नहीं रहेगा। आधे घंटे नोट्स के लिए, आधे घंटे क्वेश्चन के लिए, बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करो या MS1 का जो भी कर लो। और आधे घंटे इनऑर्गेनिक को नहीं कर रहे हो तो वो भी लॉस हो जाएगा। तो ये दोनों लॉस हो गए तो आईआईटी भूल जाओ फिर फिजिक्स मैथ कितना भी कर लो आईआईटी नहीं हो सकता, या फिजिकल केमिस्ट्री कितना भी कर लो आईआईटी नहीं हो सकता। ये दो निकल गए ना हाथ से तो खत्म है आईआईटी, क्योंकि यही स्कोरिंग है। हाँ, तो ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, देखो फिर से इसमें डाउट आ रहा था, एसिडिक स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या होता है, निगेटिवली चार्ज।
तो निगेटिवली चार्ज को कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो स्टेबलाइज करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या है? -m -h -i। समझ में आया वैष्णव? तुम्हें डाउट था? ये सब स्टेबलाइज करेंगे तो -m का इफेक्ट ज्यादा होगा देन -s देन -i, और ये तीनों क्या होंगे? +i +h +m, डिस्टेबलाइजिंग होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। कंजुगेट बेस पे नेगेटिव चार्ज है ना, एक तो नेगेटिव चार्ज पहले से है, उसके पास जा रहा है H+ पहले ही से जाकर अटैक कर रहा था, एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा ना, वापस कंबाइन कर गया तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया। HA क्या होता है? गिव्स आउट H+ और A-, ये जितना स्टेबल होगा उतना ये फॉरवर्ड जाता है। इस पे चार्ज जितना स्प्रेड हो जाए उतना स्टेबल होगा। इसका नेगेटिव चार्ज बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दो, स्टेबल हो गया बिल्कुल। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, और कंजुगेट बेस नेगेटिवली चार्ज होता है तो कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल स्टेबलाइज। ऑर्डर क्या होगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के स्टेबलाइज करने का? -m -h -i देन +i +h +m। हाँ, तो हाइपर कंजुगेशन मिथाइल क्या शो करता है? हाइपर कंजुगेशन शो करेगा तो उसके कारण नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आता है? उसका ऑर्थो एंड पैरा पे। उसका ऑर्थो एंड पैरा पे मैंने नेगेटिव दे दिया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो क्या ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करेगा? नहीं, ये तो नेगेटिव चार्ज जो डिलोकलाइज हो रहा है इधर उसको रोक रहा है वो। यहाँ पे भी नेगेटिव है ना, यहाँ प्लस आता तो अच्छा था, वो एक बॉन्ड बना लेता, बट माइनस आ रहा है। माइनस आके क्या कर रहा है? डिस्टेबलाइज करेगा ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, डिस्टेबलाइज होता है। हाइपर कंजुगेशन जो CH3 शो करेगा वो बी और डी में उसका इफेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा, ओ के पास, ओ के नीचे वाले कार्बन पे, बट यहाँ पे जो सी में किया उसका इफेक्ट वहां तक नहीं पहुंच रहा है। हाइपर कंजुगेशन वो बेंजीन तक ही रह जा रहा है, वो माइनस तक नहीं जा रहा। हाँ वैष्णव, अभी मिस मत करना क्लास, अभी क्लियर हुआ ये जो बताया? सी में केवल प्लस आई आएगा, फिर हाइपर कंजुगेशन तो आया ही नहीं। ओ OH के साथ NO2 ले लो, यही चार ग्रुप हर जगह आएंगे, OH के साथ ऑर्थो में 10 पैरा। अब एक बार रिकॉर्डिंग देख के आना, आज जितना समझ में आया आज। मिस करते हो तो उतना पनिशमेंट तो मिलता ही, आगे का लेक्चर गायब होता है थोड़ा। मिथाइल कहीं भी रहे बेंजीनिंग में तो हाइपर कंजुगेशन दिखाएगा ही ना। उसका इफेक्ट किसी ग्रुप तक पहुंचेगा कि नहीं वो मैटर कर रहा है, तो मेटा पर रहेगा तो उस ग्रुप तक नहीं पहुंचता, बेंजीन में ही रह जाता। ओके, BDCA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ। BDCA बोल रहे हो सही है, बट इसमें एक एक्सेप्शन था, किसको याद है? हाँ अंकित, वैष्णव कहीं करेक्ट है, बाकी सबका रॉन्ग हो रहा है। हाँ अंकित का सही है अभी। हाँ राइट वैष्णव। तो वैष्णव पिछले लेक्चर में थे कहाँ तुम, क्यों मिस हो गया था? हाँ BDCA क्यों हो गया? -m आएगा ना, हाँ DBCA हो जाता। साइन ऑफ कोविड, वी आर स्केर्ड, ओके। कफ एंड फीवर, ओके ओके वैष्णव। एक रिपोर्ट में देख रहा था, कहीं फ्लैश हो रहा था कि 75% मुंबई में लोगों को इम्यूनिटी देखी गई है। अब इसके डिटेल नहीं गया, व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा था कि मुंबई में लास्ट अभी उठ के देखा ही कि सर्वे कुछ तो था कि इसमें 75% लोगों के अंदर एंटीबॉडी डेवलप हो गया, मतलब बाकी 25% तो बच जाएंगे। यदि सबको कोरोना हो चुका तो बच जाएंगे, तो वो आर्टिकल देखना पड़ेगा किसने सर्वे किया, क्या किया।
ऐसा है तो मुंबई का डरने का जरूरत खत्म हो गया। BDC NO2 के कारण क्या होगा? इट वाज जस्ट कोल्ड एंड कफ। हाँ देखो NO2 के कारण माइनस आ जाएगा, कहाँ पर आएगा? इसको ऑर्थो एंड पैरा पे, तो ये क्या शो कर देगा? -m शो करेगा ना। यहाँ पे भी NO2 अपना -m शो करेगा, बट उसका इफेक्ट कहाँ पर आएगा? NO2 के कारण, सॉरी गलत हो जा रहा है, प्लस आ जाएगा ना, वो विड्रॉ करता है तो प्लस आ जाएगा, कहाँ पर आएगा? उसको ऑर्थो एंड पैरा पे, तो प्लस तो आएगा, ये अपना मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाएगा, बट वो माइनस को उससे फायदा नहीं है, वो माइनस तक उसका एक ही इफेक्ट पड़ेगा, -i। बट यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसका? दोनों, -i भी -m भी दोनों पड़ रहा है, और यहाँ पर भी प्लस चार्ज जो आएगा तो उसका इफेक्ट कहाँ पे जाएगा? -m तो नहीं वर्क, -m यहाँ पे वर्क कर जाएगा है ना, और -i भी रहेगा, इतना दूर से ही -i आएगा, तो -m तो तुम्हारे दोनों केस में है ना। बट एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? D greater than V, then C, then A। ये क्लियर हो गया अभी? बट एसिडिक स्ट्रेंथ में देखोगे तो यहाँ पे चेंज आ गया, क्यों ऐसा हो गया? D greater than V, तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखोगे तो वो सही है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये दे देगा कि कौन सा कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी है, तो ये लिखना BDC है। बट जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे तो पहले तो ये OH ही तुम्हारा स्टेबल पड़ गया, क्यों? यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, पहले वो हाइड्रोजन तो दे, उसके बाद का बाद में देखेंगे, ऐसे हो गया। और यहाँ पे NO2 में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको क्यों दिखाना? हाँ, मतलब इसमें क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो पहले हाइड्रोजन ही नहीं निकलता। क्लियर ना? इसलिए वो एक्सेप्शन पड़ जाता है कि बी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, तो ये देना डी बी ग्रेटर देन डी, बट एसिडिक स्ट्रेंथ मोस्टली पूछते हैं, है ना, तो DBC होगा फिर। ओके नेक्स्ट, CH3 हो गया, OCH3 हो गया, अब OH के साथ CH3 यदि मेटा पोजिशन पे है तो CH3 CD3 CT3, 3 2 1। ओके 3 2 1 ऐसा होगा, 1 2 3। यस, ये केवल प्लस आई दिखाएगा, ये सब ग्रुप क्या दिखाते हैं? ओनली प्लस आई ना, तो प्लस आई CH3 का कम है, प्लस आई डिस्टेबलाइजिंग है ना, ये तीनों प्लस आई है, बट CH3 से ज्यादा प्लस आई CD3, CD3 से ज्यादा CT3, तो CT3 विल बी मोर डिस्टेबलाइजिंग, CT3 मोर डिस्टेबलाइज करेगा ना। हाँ बोलो। सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना ड्यूटेरियम, तो उसका प्लस आई कम होगा, तो अच्छा ठीक है नहीं नहीं, सॉरी। प्लस आई का ऑर्डर दिया था, तुम नोट्स रिवाइज करो सब। सर प्लस आई कम है ना CD3 का। प्लस आई T ग्रेटर देन D देन H था ना। टी ग्रेटर, अच्छा सर क्यों? ड्यूटेरियम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना हाइड्रोजन से, तो प्लस आई कम होना चाहिए। वाइब्रेशनल T का वाइब्रेशन ज्यादा होता, मास ज्यादा है, उसका प्लस आई इफेक्ट ट्राइटियम ग्रेटर देन ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन होता है। प्लस आई का मैंने एक ऑर्डर दिया था, ये बुकलेट में भी दिया होगा, उसे लर्न करो। अच्छा सर, बट मेरे को लगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे था इसलिए।
उल्टा आ रहा। अब ये सोचोगे कि अचानक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लर्न करो, अब एग्जाम में हाँ जाकर सर। माइनस एम का ऑर्डर याद करके करोगे क्या, कि कैसे डायरेक्ट लर्न करो, नहीं टीडीएस नहीं, टीडीएच, है ना। ठीक है। हाँ हाँ सर, ठीक। फोर्थ में हाँ, दूसरा का अपोजिट हो जाएगा, राइट, क्योंकि अब यहाँ पे आ गया तो प्लस एच दिखाएगा वो, तो प्लस एच स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, सी एच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग पड़ता है ना, सी एच बॉन्ड वीक होता है तो प्लस एच ज्यादा होगा इसका, सी डी का प्लस एच कम होगा, तो ज्यादा डोनेशन कौन सा देगा, सी एच थ्री का डोनेशन ज्यादा हो गया तो वीक पड़ गया ना, तो ऐसे होगा। हाँ, ऑर्थो एंड मेटा पैरा फिर वही हो रहा है ललित, ऐसे एक बार रिकॉर्डिंग देख कर आओ, उस पर बहुत सारा कर लिया था, कार्बोकेटाइन कार्बेनाइन यही है। मेटा पे रहेगा तो अभी याद कर लो, अभी के लिए बस इतना याद रखो, मेटा पे रहता केवल इंडक्टिव देखना, ऑर्थो एंड पैरा पे रहता हाइपर कंजुगेशन। रिकॉर्डिंग देख लेना, समझ में आ जाएगा। ओके, जो रेस्ट प्रेजेंट थे उनको क्लियर है सब। हाँ, तो ऑर्थो एंड पैरा पे प्लस एम प्लस एच माइनस एच मान के चलो, और मेटा पे रहेगा तो केवल इंडक्टिव लेना। मतलब कि यदि मेटा आ जाए तो बाकी सब भूल ही जाओ, केवल इंडक्टिव इफेक्ट देखना। क्यों, वो सब तो एक बार देख लोगे तो याद हो जाएगा। सी एच थ्री ओ एच के साथ C2H5, ओ एच के साथ CH3 थ्राइस ट्वाइस, अभी मेटा पोजिशन है सब। CME3 ABCD ना, एग्जाम्पल 5 था, ओके। हाँ, ये प्लस आई देखो, फिर प्लस एच मत देखना, तो प्लस आई इधर बढ़ते जाएगा ना, इस साइड क्या हो गया, प्लस आई इंक्रीजेस, मोर नंबर ऑफ कार्बन मोर प्लस आई। अच्छा, इसको तुम पैरा पे कर दे तो सब पूरे ग्रुप को, इस बार समझ में आ जाना चाहिए सबको। अब पैरा पे आ गया तो इंडक्टिव भूल जाओ, तो मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन देखो, यहाँ तो 3 अल्फा सी एच है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा देन दिस 2 अल्फा सी एच। हाँ, इसमें 1 अल्फा सी एच, अब इंडक्टिव नहीं देखना, नो अल्फा सी एच, तो ये बहुत कम डोनेट किया तो यही रहेगा ना, हाइपर कंजुगेशन इसका ज्यादा होगा तो अपोजिट चला जाएगा। ओके, ये था कि फॉर हैलोजेंस माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन वो देता नहीं उससे ज्यादा तो एलिमिनेट कर लेता वो, जैसे फ्लोरीन वगैरह ले हुए तो ये जितना डोनेट नहीं करेगा उससे ज्यादा पुल कर लिया, माइनस आई प्लस एम हो गया, ओवरऑल इट विल बी माइनस आई प्लस एम, तो माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, सो ओवरऑल क्या हो गया, डीएक्टिवेटिंग। बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, अभी एरोमेटिक कंपाउंड में देखेंगे। बट होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ना, तो इलेक्ट्रोफाइल कभी भी अटैक करता है तो इसको ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। हेलोजन एक सबको याद होगा एक्सेप्शन ऐसा है कि माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम,
मतलब ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में कम हो जाएगी, तो ये कम रिएक्टिंग होगा। मतलब तुम बेंजीन दे दो इलेक्ट्रोफाइल के साथ, यहाँ रेट R1 है और यहाँ रेट R2 है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में ज्यादा है, तो R2 ग्रेटर देन R1 होगा। क्यों? इसमें लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस पे रेट स्लो होता है अटैक करने का इलेक्ट्रोफाइल का। तो हैलोजेंस के केस में जब माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम, तो जब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन आयन और ये आ जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, तो सिर्फ माइनस आई देखो। हैलोजन के लिए हम लोग प्लस एम कंसिडर फिर नहीं करेंगे। तो जैसे कि कितने के एग्जाम्पल हुए थे? 6 तक में, 7 एग्जाम्पल नंबर 7। तो सिर्फ तुम माइनस आई देखो, तब क्या होगा? हाँ, 2 3 4 1, राइट। 2 का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, ये सबको माइनस आई ही लिखो, फिर हाईएस्ट इसका होगा। तो 2, देन 3, देन 4, देन 1। 1 में कुछ भी नहीं था। अब इसके जगह चेंज कर दें हम लोग OH के साथ, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तब क्या होगा? वन टू थ्री फोर, लास्ट स्लाइड वो अब तुम्हें बाद में नोट्स मिलेगा, उसी से मैं डाउट था पूछना था। 1 2 3 4 होगा। हाँ, तो माइनस आई, अकॉर्डिंग टू माइनस आई, तो ऑफकोर्स 2 ग्रेटर देन 3 देन 4, बट 1 लास्ट में जाएगा। इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वो वीक पड़ जाता है, और ये सब माइनस आई इफेक्ट। फ्लोरीन का कम हो जाता है ना। हाँ बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 10। 2 ग्रेटर देन 1, 10 में भी 2 ग्रेटर देन 1। ओके वैष्णव, और लोग का आंसर? 9 का बी ए, 9 का बी ए, ओके। बी ग्रेटर देन एन, और 10 का? 10 का उल्टा हो जाता है। हाँ, 1 ग्रेटर देन 2।
तो इसमें क्या हो जाता है, जब स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस देखोगे तो ये इधर आ जाएगा, ये माइनस आई से, राइट। क्योंकि जब तुमने इधर ओ माइनस लिया, ये क्लोरीन का माइनस आई ही जाएगा वहां तक ऐसे, तो फ्लोरीन का ग्रेटर माइनस आई है। बट इसमें जब तुम देखोगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे क्लोरीन का माइनस एम भी वर्क करेगा, पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है वो माइनस एम। क्लोरीन क्या था, वीक माइनस एम भी तो है, जबकि फ्लोरीन माइनस एम नहीं काम कर सकता, वैकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है उसके पास। तो यहाँ पे जब तुम शिफ्ट करोगे तो ये इधर जाके यहाँ से यहाँ बॉन्ड बना सकता है, वो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है ना, माइनस एम है वीक, माइनस एम वीक होता है उसका, यही है ना, बट बना तो सकता है ना। रीजन क्या था, वैकेंट ऑर्बिटल। बट फ्लोरीन कभी माइनस एम दिखाएगा क्या, इधर आ गया, ये यहाँ पे यही शिफ्ट नहीं हो पाएगा। तो ये फ्लोरीन जो होता है माइनस एम इफेक्ट नहीं है, बताया था ना, थर्ड पीरियड माइनस एम होता है। ये पीपाई डीपाई से स्टेबल कर सकता है निगेटिव चार्ज को, मतलब कभी सी आ गया माइनस चार्ज, वहां पे क्लोरीन हो तो ज्यादा स्टेबल करेगा। क्यों, माइनस आई माइनस एम दोनों है, माइनस एम ग्रेटर देन माइनस एम काम करेगा, देन सी पे यहाँ पे माइनस और फ्लोरीन आ जाए। हाँ आर्यन बोलो। सर आपने बोला था कि माइनस आई ग्रेटर देन माइनस एम होगा हैलोजेंस के लिए। हाँ राइट, माइनस प्लस है, हाँ प्लस प्लस एम, सॉरी। तो या प्लस एम है ही नहीं, एक्सेप्शनल केस है जहाँ माइनस एम है, कोई भी हाँ थर्ड पीरियड है उस माइनस एम भी तो हो सकता है ना, यहाँ ओनली माइनस आई होगा। सर ये लास्ट वाले फिनॉल के केस में जहाँ दोनों पैरा पोजीशन पे है तो वहाँ पे माइनस आई होगा ना। हाँ फ्लोरीन माइनस आई दिखाएगा और क्लोरीन दोनों बॉन्ड बना देता है, कैसे, माइनस आई एज वेल एज माइनस एम दोनों है ना, वैकेंट ऑर्बिटल भी तो है, अच्छा हाँ। तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करके विड्रॉ कर लिया, तो इसने निगेटिव चार्ज ज्यादा विड्रॉ किया क्लोरीन ने देन फ्लोरीन। हाँ सर ओके। इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन आता है, वो डाउट है तो CH CL3 CHF3 ये मोर एसिडिक है, क्यों, निगेटिव हाइपर कंजुगेशन नहीं, इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, CCl3 माइनस और ये CF3 माइनस, स्टेबिलिटी ऐसे है, क्यों माइनस ऐसा होगा, जब सी पे तुम माइनस लोगे ना ऐसे, तो यहाँ जो क्लोरीन होगा इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो पी पाई डी पाई बॉन्ड बना सकता है ना, पी पाई डी पाई, मतलब जब वो पाई बॉन्ड बना रहा है तो यही माइनस एम का काम किया क्लोरीन, तो इसके लिए वो किस स्टेट में चला जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा यहाँ पे, और पी पाई डी पाई से बॉन्ड से वो विड्रॉ कर लेगा, वैकेंट है ना, इसका माइनस आई भी है, ये भी है, बट वो कम है इफेक्टिव, जब वो ओवरलैप से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है तो ओवरलैप से करेगा फिर वो, जबकि फ्लोरीन क्या होगा, वो इस तरह से जाएगा, ये सिर्फ माइनस आई काम करेगा तो उतना इफेक्टिव नहीं होगा। इस पे एक क्वेश्चन और आता है, NMe3 केमिकल बॉन्डिंग का एक क्वेश्चन है, NMe3 और NSiS3 कौन सा मोर बेसिक है, ए और बी, बी इज मोर बेसिक, ए इज मोर बेसिक, क्योंकि ये जो लोन पेयर हो गया ना,
इसमें तो अमाइन इन्वर्सन पढ़ते हो, sp3 याद होगा। बट जहां पर जरूरत पड़े n क्या होगा, लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में चला जाएगा। क्यों? SI3 पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो वो रेजोनेंस स्टेबल भी तो हो सकता है। यहाँ पे sp2 मिलता है, बट लोन पेयर तो गया। लोन पेयर है ही नहीं तो बेसिक कैसे? लोन पेयर तो सिलिकॉन के पास गया ना। तो ये केमिकल बॉन्डिंग के नोट्स में देखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, कई बार आया हुआ IIT में, है ना। लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड। इसलिए NMe3 इज मोर बेसिक देन SiS3। जो भी रहे, मी के जगह ये CS3 और SiS3 है। अब OCS3 और SiS3, वो कर दे, वहां S कर दे, है ना। फ्लोरीन कर दे, क्लोरीन कर दे, बस डिफरेंस यही होगा। सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड है, तो थर्ड पीरियड में एक -M भी आ जाता है, बस वो ध्यान रखें। ओके, क्या डाउट है अभी? लिथियस का इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर, हाँ, फ्लिपिंग, मोर बेसिक, नेगेटिव हाइपरथर्मिनेशन, बट क्लोरीन प्लस एम दिखाता है। हाँ अंकित, अभी तक क्लियर हो गया था ना, क्लोरीन प्लस एम दिखाता है, जरूरत पड़ने पे -M भी हो सकता है, जैसे इसी में था। रोशन थोड़ा सा लेट आए थे, ठीक है। पी पाई डी पाई विथ व्हाट? हाँ अभी क्लियर हो गया ना वैष्णव? हाँ ललितेश बताओ, हाँ बोलो। sp2 हाइब्रिडाइजेशन डीलोकलाइजेशन के बाद है ना? डीलोकलाइजेशन के बाद है मतलब? मतलब सर, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया क्या डीलोकलाइजेशन के बाद, या वो सेम रहेगा? नहीं नहीं, वो हाँ sp2 में आ जाता है वो, तभी तो डीलोकलाइज हो पाएगा ना। रेजोनेंस कब था? जब प्लेनर स्ट्रक्चर हो तो रेजोनेंस के लिए इसको प्लेनर बनना पड़ा। ठीक है सर। हाँ ये सब आ गया। अब करोगे तो OH के साथ फ्लोरीन रहे, या ये दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, सेम एसिडिक स्ट्रेंथ। क्यों? इसका क्या मतलब हो गया? इसका +M ऑलमोस्ट इक्वल टू -I रहता है, तो विदाउट इफेक्ट है वो। फिनॉल के इतने ही वेरिएशन है जितने मैंने बताए, इससे आते रहते हैं। एक और है, OH के साथ ये ले लो, मिथाइल NO2 OH के साथ 2 मिथाइल और NO2 और OH के साथ यहाँ मिथाइल साइनाइड और OH के साथ यहाँ पे 2 मिथाइल और COH। अब एसिडिक स्ट्रेंथ बताओ।
ओके डन। हुआ इसका आंसर BDAC, ACDB, DABC, सबका अलग अलग आंसर है। DCB, DACB, DACB, कॉन्फिडेंट वैष्णव DACB। ओके, अंकित भी कॉन्फिडेंट है DCB है। अच्छा देखते हैं, रुक जाए एक बार डिस्कस कर ले पहले। इसमें क्या होगा, इस सब में तो फिनॉल है बट यहाँ एसिड है, इसलिए डी हाईएस्ट कर दो, राइट। अब बाकी फिनॉल हो गए तीनों, ये एसिड हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिनॉल में करोगे तो किसका आ सकता है और क्यों आ सकता है वो देखें। कि इसमें क्या हो जाएगा, ये -m SIR से नो में -m ओनली -i होगा, है ना। SIR है यहाँ पे, -m ऑलमोस्ट खत्म हो गया, बहुत कम SI, -m इफेक्टिव नहीं रहेगा, है ना। और इसमें क्या होगा, -m रहेगा, और इसमें भी -m रहेगा। ये लीनियर है इसलिए SIR नहीं रहेगा, ये बताया था SIR में, है ना। नो SIR। हाँ, तब कौन सा आ जाएगा। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सब नोट्स रिवाइज करो, SIR भी बोल लो। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, तो SIR नहीं है तो -m वाला पहले आएगा D। अब -m स्ट्रॉन्ग कौन सा है, B, देन C। ये दोनों में क्या है, -m है, तो -m का ऑर्डर याद होगा तो होगा, NO2 ग्रेटर देन साइनाइड था, है ना। और A में तो -i है, SIR है ही नहीं, तो फिर A आएगा। अब बताओ किसका डाउट है, अंकित। हाँ अंकित बताओ। सर वो बी वाले में मिथाइल का भी तो प्लस एच लगेगा ना, दो मिथाइल का प्लस एच लग रहा है, और सी वाले में सिर्फ मतलब प्लस आई लग रहा है, तो C में मतलब प्लस प्लस आई। साइनाइड का -m है। हाँ सर, तो वही साइनाइड का -m भी लग रहा है प्लस, लेकिन उधर कैसा हो रहा है कि दो प्लस आई लग रहा है, सॉरी दो प्लस एच भी लग रहा है और प्लस आई भी लग रहा है, तो उससे डिफरेंस नहीं आ जाएगा दो ग्रुप का ऐसे। नहीं नहीं, केवल मेसोमेरिक इफेक्ट देखो, जब मेसोमेरिक से फैसला नहीं हो तब देखना पड़ेगा हाइपरकन्जुगेशन। ओनली मेसोमेरिक इफेक्ट देखो, मेसोमेरिक से नहीं तुम डिटरमाइन कर पा रहे हो तब हाइपरकन्जुगेशन पे जाओ, और तब इंडक्टिव पे जाओ। NO2 भी -m दिखा रहा है बी में, साइनाइड पे भी SIR आया नहीं तो -m दिखा रहा है, तो -m का ही ऑर्डर आ गया। मतलब उसको ऐसे समझो कि यदि इंडक्टिव इफेक्ट 1 रुपीज है तो हाइपर कंजुगेशन 1000 रुपीज के बराबर है, और ये 10 लाख रुपीज के बराबर है। तो जब डील 10 लाख रुपीज में चल रहा है तो 1000 रुपीज का इंपॉर्टेंस नहीं है, मतलब हाइपर कंजुगेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जब मेसोमेरिक से डील हो रहा है। समझ में आ रहा है ना, तुम किसी से डील करो, 10 लाख ले रहे हो या 10 लाख उसको दे रहे हो, कोई 1000 रुपए लेके आए तो उसको तुम ऐसे ही भगा दोगे, तो वही हाइपर कंजुगेशन का वहां पे इफेक्ट नहीं है। हाँ रेन बोलो। ओके। बोलो। सर वो आपने जो डी में किया ना, मतलब उसको आपने कार्बोक्स क्या बेंजोइक एसिड से ट्रीट किया ना डी वाले को, डी वाले को हाँ बेंजोइक एसिड है वो। और OH को ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जैसे मान लिया आपने। हाँ बाकी सब मतलब एसिडिक एसिड तो उस मॉलिक्यूल का एसिडिक एसिड देखना है, उस मॉलिक्यूल में एसिडिक एसिड, तो ये नहीं बोलता कि फिनॉल का एसिडिक एसिड बताओ, बोलता है एसिडिक एसिड कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा एसिड होगा। अच्छा। तो ग्रुप ही अलग हो गया ना, कार्बोक्सिलिक एसिड जिस फॉर्म में भी वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। फिनॉल का पीएच तुम्हारा 9-10 वगैरह जाएगा, है ना, इसका पीएच 4.2 ऐसे जाता है कार्बोक्सिलिक ओके। एसिड का। ओके सर। आर्यन अंकित ललितेश, शान ललितेश बोलो। सर एक बार प्रेफरेंस ऑफ द इफेक्ट बताना एक और बार। मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन, देन इंडक्टिव। ठीक है, थैंक यू सर। तुम लोग लेक्चर मत मिस करो, लेक्चर मिस करने से ये सब प्रॉब्लम आया। ओके अब ये तो हो गया। अ, इसको करो, मुझे 2 मिनट टाइम दो।
ये करके रखो। हाँ ओके, ये हो गया ACB BAC। ललितेश तुमने 3 आंसर दिए, 312 122 132, क्या है ये? अच्छा बाद वाला फाइनल तुम्हारा 132 है ना, BAD।
हाउ इज CN शोइंग मेसोमेरिक? C ट्रिपल बॉन्ड N है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट का बताया था ना, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, वो सब -M दिखाते हैं। तो -M कैसे है वो तो तुम अब लर्न कर रहे हो, -M का जो ऑर्डर दिया वहीं पे समझा दिया था क्यों -M है। सबको बात तक बताना कि ये क्यों -M है, ये सब रॉन्ग होगा, ये तुम्हारा रिवीजन वीक हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये -M है ऐसे। ये सब क्वेश्चन नहीं, एक बार जो हो चुका है कि -M है बस अब लर्न कर दो, उसने हमें समझा दिया क्यों है। इसमें क्या हो जाएगा, OH के साथ ये डायरेक्ट होता है, बहुत कम का डिफरेंस होता है, सबका pH ऑलमोस्ट उतना ही के करीब आता है, फिर भी है ना डिफरेंस। इसका कंजुगेट बेस इज स्टेबल बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जल्दी हाइड्रोजन रिलीज ही नहीं करेगा, बट उससे ज्यादा विनिंग फैक्टर जो आ जाता है ना कंजुगेट बेस में O- है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, तो इसका कंजुगेट बेस बहुत हाईली स्टेबल पड़ गया। देन ये इसमें क्या है -I और इसमें +M, तो -I तो क्या करेगा, एसिडिकेशन बढ़ाएगा ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैटेकॉल greater than resorcinol greater than phenol। हाँ ललितेश बोलो। सर बट हमारा प्लस एम ज्यादा प्रेफरेबल है -I से, तो थर्ड वाला 2 से ग्रेटर होगा ना सर? -I और ये दोनों +M, हाँ, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आया तो सब थोड़ा उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो ये एक्सेप्शन के रूप में याद करो। तो जो सेकंड वाले में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए वो ग्रेटर है थर्ड से। +M हो के भी वो ज्यादा पड़ जा रहा है, इसको नहीं एक्सेप्शन। सर, जो सेकंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से थर्ड से ग्रेटर है। राइट, जबकि है इसमें +M, हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको ओवरकम कर जा रहा है। ओके सर। इसका डेटा देख सकते हो विकिपीडिया वगैरह पे या फिर अपने बुक में भी। और सर हाँ बोलो आर्यन। जो फर्स्ट केस में भी +M लगेगा ना, हाँ +M होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होगी। हाँ +M डिस्टेबलाइज करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज करेगा, बट हाँ सर, हाइड्रोजन तो बॉन्डिंग सबसे इसका बड़ा ऑर्डर फैक्टर। बी ग्रेटर देन। नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वही तो बता रहा हूँ, सबसे बड़ा फैक्टर पड़ गया वहाँ, क्योंकि H और O- है। अब तो ये तुम मान के चल लो कि नहीं +M डिस्टेबलाइज किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेग्लेक्ट करो, बट उल्टा हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही फेवरेबल है, +M नेग्लेक्ट हो जा रहा है। सर तो भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत स्टेबल हो रहा है तो वो हाइड्रोजन को देने नहीं देगा ना आसानी से। वो तो पहले रिएक्टेंट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट वो वीक पड़ रहा है, बट कंजुगेट बेस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हो गया ना वो ज्यादा स्टेबलाइजिंग पड़ गया, अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस बढ़ गया ना वो। मतलब ये अच्छा एक्सेप्शनल केस है, हाई मतलब एक्सेप्शनल केस रेजोनेंस से ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट, इसलिए ओके पूछते सर, रहते हैं कैटेकॉल रेसोसिनॉल क्विनॉल पूछते रहते हैं वो। ठीक है इवन सर। कैटेकॉल के बाद बेंजीन आ जाता है, ऐसा आ जाता है। वो आर्यन और कौन है? बस वही। कुछ चीजें लर्न करनी पड़ेगी। ओके, तो फिनॉल का सब कर लिया हम लोगों ने, अब हम लोग बेंजोइक एसिड का करें। इसमें एक ऑर्थो इफेक्ट बताया था SIR के समय, स्टेरिक इनहिबिशन फ्रीजनेस में ऑर्थो कभी भी है उसको ज्यादा कर देना एसिडिक, तो CH3COH से ग्रेटर POH है और HCOH है, तो ये अच्छे से लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कैसे कि फॉर्मिक और एसिटिक एसिड के बीच में बेंजोइक एसिड आता है, लर्न कर लेना ये, है ना। इसमें क्या हो गया, कंजुगेट बेस देखोगे तो CH3COO-, तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर था सब में, बट यहाँ पे एक ओवरऑल +I पड़ गया। और फिनॉल के केस में क्या आ जाएगा, फिनॉल रेजोनेंस देगा, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बढ़ी नहीं कम हो जाती है, क्यों, ऐसा डोनेट कर रहा है ना वो, बट साथ में ये sp2 कार्बन है सब, तो ये -I भी दिखाएगा, तो -I भी है इसमें और +M भी है, और HCO- में क्या हो गया, नथिंग, न्यूट्रल मान लो, इसको न्यूट्रल मान लो। तो होता क्या है कि HCOH ये ओवरऑल बेंजोइक एसिड जो होता है डोनर पड़ जाता है, मतलब वो डोनेट ज्यादा कर जा रहा है,
डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह काम किया तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग की तरह काम किया ना, तो लेस एसिडिक हो गया। क्लियर हो गया? बट CH3 से कम डोनेट करता है क्योंकि ओवरऑल इसके पास बहुत सारे ये -I वाले ग्रुप भी है। ये अच्छे से लर्न कर लेना, आते रहता है। दूसरा ऑर्थो एक्सपेक्ट बताया था, कोई भी ग्रुप ऑर्थो पर है तो ज्यादा एसिडिक होगा। ये सब मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो आज फिर से पूछ लेता हूँ, एक दो पूछ लेता हूँ। COH के साथ कोई भी ग्रुप रहे, मिथाइल ले लो, ऑर्थो में 10 पैरा, ऑर्डर क्या होगा? इसमें तो ऑर्थो इफेक्ट लिख के हाईएस्ट कर ही दोगे, तो बी ग्रेटर देन ऑल अदर, जो भी करना है। 2143 है, ओके। व्हाट वाज द रीजन? रीजन था कि तुम एब्सेंट थे बस ना, और कुछ नहीं। एक बार पुराना जो वीक पिछले वीक का था लेक्चर, वो देख लेना, बस क्लियर हो जाएगा। ओके, SIR से ज्यादा हो जाएगा, इसमें क्या हो गया? +I, इसमें +H, तो -M ग्रेटर देन -S देन -I, तो B सबसे पहले ले लो। उसके बाद ये दोनों ERV है, तो बाद में जाएंगे, A पहले आएगा, देन C देन D। ये किया था उस समय एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल किया था, फिर आज पूछ लिया आ रहा है कि नहीं। सेकंड थर्ड भी सिमिलर ही है, बट सोच के बता दो। वहाँ केवल 2 ही एग्जाम्पल दिए थे, मिथाइल और एक। ADCB, ओके। हाँ, तो इसमें भी SIR से जैसे ही आया SIR उसे तो निकाल दो, ऑर्थो इफेक्ट, तो B तो हमेशा ग्रेटर होगा। देन अब ये दोनों -I है, -I।
हाँ, तो हैलोजन के केस में केवल माइनस आई ले लो, और यहाँ तो ऑर्थो इफेक्ट हो गया, ऑर्थो तो सबसे ज्यादा कर दो। देन फिर माइनस आई ज्यादा स्टेबलाइज करेगा ना, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, तो माइनस आई ज्यादा किसमें, सी में, दैट डी, ये दोनों माइनस आई, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तब ए। अब इसके साथ और क्या दिया था, OH दिया था, बेंजोइक एसिड के साथ OH। इसमें और के जैसा इसका एसिडिकेशन बहुत ज्यादा होता है, एक तो ऑर्थो है, इसके कारण तो सबसे पहले बाहर कर दो, बी हाईएस्ट आ जाएगा। इसके अलावा एक इसमें और इफेक्ट आ जाता है कि इसका कंजुगेट बेस हाईली स्टेबल आता है, जब ये कहीं आ गया ना ऐसे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहा ना, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल पड़ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो सारे SIR से ऑर्थो इफेक्ट से ज्यादा एसिडिक होते हैं, बट ये फिनॉल वाला एक्सेप्शनली ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया। तो ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट पहले कर दो। हाँ, फिर ये माइनस आई, यहाँ प्लस एम, तो स्टेबलाइजिंग तो सी पड़ गया ना, देन ए, देन डी। डी में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सी में विड्रॉइंग ग्रुप, और ए क्या हो गया, न्यूट्रल, और डी में कुछ भी नहीं। हाँ वैष्णव बोलो। सर जो बी वाला ग्रुप है, बी वाला कंपाउंड, उसमें हम लोग का कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन का उसका हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा क्या? इसके साथ और रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट की बात कर रहे हो, मतलब कि कंजुगेट बेस की बात कर रहे हो? नॉर्मल बेस कंपाउंड, और वो बनाएगा, वो तो फिर वही हो गया ना कैटेकॉल तो वाला। वो रिलीज नहीं करेगा? नहीं, ऐसा नहीं, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा, बट उससे बड़ा फैक्टर तो स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस आ गया ना। ये सब मैंने थोड़े प्रीवियस लेक्चर में बताया थे वैष्णव, क्या हुआ था ना कि तुम एसिडिक स्ट्रेंथ देखोगे, यहाँ रिएक्टेंट हो रही है, रिएक्टेंट में स्टेबिलिटी इतनी हो रही है, तो ये प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ जा रही है। अरे, कैसे हो गया? अच्छा, रिकॉर्डिंग सेक्शन से देख लीजिए, मतलब आपको वो PDF गया क्या? समझ में आया जो मैंने बताया? हाँ, क्या समझ में आया? कि कॉन्जुगेट बेस का आप ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो। हाँ, वो किसमें ज्यादा रेजोनेंस आ रहा है वो मैटर करता है। जैसे पिछले बार मैंने बताया था कि देखो, फिनॉल में भी तुम बोलोगे अरे फिनॉल में भी तो रेजोनेंस है, तो उसकी स्टेबिलिटी क्यों नहीं ले रहे हम लोग, देन कंजुगेट बेस क्यों ढूंढ रहे हैं? फिनॉल जब देता है तो क्या होता है, HO माइनस और H+, ऐसा बताया था मैंने, है ना। हाँ, तो फिनॉल का रेजोनेंस जो बनेगा, मतलब फिनॉल के एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर ले लो या रियल स्ट्रक्चर ले लो, तो इसके दोनों के बीच में डिफरेंस इतना आएगा, कुछ ज़्यादा नहीं आएगा। हाँ ज्यादा नहीं आएगा। इसको ऐसे करोगे तो, है ना, ये रेजोनेंस एनर्जी किया जाए तो कम आ जाएगा, x आया डिफरेंस, है ना। बट वही जब तुम इसका कंजुगेट बेस बनाओगे ऐसे, तो वो तो खैर ऊपर जल लेना पड़ेगा, बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं ना, तो एंड पे जाएगा, है ना। ये O- लोगे, बट इसमें जब होगा तो O- स्ट्रॉन्ग प्लस में, तो ये स्ट्रॉन्गली डोनेट करेगा, है ना। हाँ, इसका तुम रेजनेटिंग बताओगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ गया, x आया था ना, इसके बीच में डिफरेंस यहाँ पे कुछ y आ जाएगा, और ये जो y होगा ना, ये करने के कारण ये ग्रेटर देन x होगा। इफेक्ट किसका ज्यादा आया, कौन सा स्ट्रॉन्ग प्लस में पड़ गया, OH की O-, उसमें रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में भी यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और कंजुगेट बेस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फेवरिंग कौन सा है, किसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है वो? तो वो कॉन्जुगेट बेस देखेंगे उसमें। हाँ, तो कंजुगेट बेस में ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है देन दिस, तब क्या होगा, ओवरऑल तो एनर्जी यहाँ पे रिक्वायर्ड कम हो जाएगी ना, ये कम पड़ी ना, हाँ, तो वही चीज यहाँ पर है।
तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बाद रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में तो देखो किस में ज्यादा आ रहा है, वही मैंने कैटेकॉल का बताया ना अभी। हाँ कैटेकॉल में भी क्या हो गया तुम्हारा, OH OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट कंजुगेट बेस देखोगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना स्ट्रांग है कि रिएक्टेंट का स्टेबिलिटी हम लोग छोड़ ही देते हैं। ओके क्लियर हुआ ना? हाँ वो ज्यादा स्टेबल कर जा रहा है, ओवरऑल एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हो गई। हम्म, यहाँ पे यहाँ से इधर तक जाने का एनर्जी रिक्वायरमेंट मान लो कि कुछ 20 जूल का था, है ना, तो यहाँ से यहाँ हो सकता है कि अब कम रहे, 15 जूल ही पड़ी, तो ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ी ना, हाँ 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 मतलब कम ही देना पड़ा ना फिर। हाँ समझा। हाँ, तो तुम्हें दोनों का देखना पड़ता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कौन डोमिनेंट है। तो जब OH के साथ NO2 देख रहे थे ना तुम, तो हाँ केवल रिएक्टेंट में था, इसलिए D ग्रेटर देन B किया गया था, है ना। हाँ हाँ बट कैटेकॉल और ये केस में दोनों में है, कंजुगेट बेस और रिएक्टेंट, बट कंजुगेट बेस में सिंस निगेटिव चार्ज आ जाता है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता ये समझा मेरे को। है। ओके, हाँ ललित बोलो। सर इसमें आप एनर्जी के बारे में बता रहे थे सर, मतलब जितने ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व होगा उतने ज्यादा स्टेबल होगा, आप ये कह रहे हो? नहीं, उतना अनस्टेबल होगा, बट जिसमें कम एनर्जी चाहिए वो ज्यादा एसिडिक होगा, वो तुरंत ब्रेक होगा। तो 20 जूल की जगह 15 जूल देना पड़ा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया ना फिर। हाँ सर। हाँ, तो जिसमें कम एनर्जी देना पड़ेगा वो तुरंत ब्रेक होगा, तो वो ज्यादा एसिडिक हो गया। तो जब एसिड के साथ OH लोगे, फिनॉल लोगे, तो इसका क्वेश्चन था कि उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों में उतना ही है, तब कैसे डिटरमाइन करें इसमें। यस एंड सर जो पिछला क्वेश्चन था बेंजोइक एसिड का, उसमें सर C और D में ये बस समझा दो सर वो भी। वो अभी चल ही रहा था, क्या क्वेश्चन था, फिनॉल के साथ ना, हाँ, ये COH के साथ OH है, तो देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके कारण स्टेबल पड़ेगा, बट जब ये COH निकल के O माइनस आएगा ना, तो हाईली स्टेबल होगा, तो ये मैटर कर जाएगा कि इसका, सर मेटा और पैरा का अब बता रहे थे, ये तो आपने बता दिया था। वो बता रहा हूँ मैं, एक मिनट रुकना। ओके, तो मैं सबसे ये बोल रहा था कि इसमें क्या हो गया, COH और OH हो गया ना, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे भी आएगा, बट जब H प्लस हटा के निगेटिव चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा आएगा, इधर साइड वाला फैक्टर ज्यादा मैटर कर जाता है। जैसे कि बेंजल्डिहाइड लेस रिएक्टिव होता है देन एल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्यों ज्यादा लेस रिएक्टिव हो जाता है, न्यूक्लियोफाइल हो गए, रिएक्टिविटी किसका है, फॉर्मल्डिहाइड का ज्यादा है देन बेंजल्डिहाइड। इसका रीजन क्या है, इसका रिएक्टेंट ही स्टेबल पड़ जा रहा है रेजोनेंस से। तो तुम देखो कि स्टेबिलिटी रिएक्टेंट में आ रही है तब तक डिफिकल्ट हो लेना, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, बट यदि इंटरमीडिएट या प्रोडक्ट में आ रही है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे इफेक्ट किस में ज्यादा है वो देखो, इस केस में भी करें हम लोग तो एसिड और OH के केस में रिएक्टेंट में भी और इसके कंजुगेट बेस में भी है, बट कंजुगेट बेस में ज्यादा सिग्निफिकेंट है वो। तो COH के साथ OH ले लें, अभी COH के साथ OH ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तो डायरेक्ट मैंने बताया कि ऑर्थो इफेक्ट लिख देना, तो ऑर्थो इफेक्ट तो सब में है, बट ये हाईली एसिडिक मिलता है आफ्टर ऑर्थो इफेक्ट ऑल्सो। तो उसका वन ऑफ द रीजन क्या है कि इसमें ऐसे जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये ज्यादा पड़ जाता है, और इसमें क्या हो जाएगा, ओनली -I और इसमें +M। मेटा पोजिशन पे तो -I क्यों लेते हो, तो अब देखो ऑर्थो इफेक्ट से B ज्यादा होगा, देन नॉर्मल C ज्यादा आ जाएगा, यही होगा ना। C में तो -I है ना, एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए। ऑर्डर कैसे था, -M -H -I ऐसे लिखना था ना, ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, घटाने वाले +I +H +M है, तो ये -I अब क्या हो जाएगा, एक न्यूट्रल आ जाएगा A एंड देन D आ जाएगा, इसमें +M तो है ना।
ओके, ये कर दिया हम लोगों ने COH के साथ, OH वाला पार्ट भी कर दिया। अब NO2 रहा था तो किया कि नहीं पता नहीं, याद नहीं। COH के साथ बेंजोइक एसिड का साथ NO2 ऑर्थो में 10 पैरा, ऑर्डर बताओ। NO2 ऑर्थो, नाइट्रोबेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ओके डन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वो माइनस में लिखना ही नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट ग्रुप क्या है वो देखना ही नहीं है, उसको पहले कर दो। किसमें होता है ऑर्थो इफेक्ट, बेंजोइक एसिड और सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में भी होगा ना, SO3H भी रहता है, यही ऑर्डर होगा। बट सल्फोनिक का पूछते नहीं वो लोग। इसमें -M आएगा, इसमें -M, -M आ गया, तो वो ड्राइंग तो है ना, तो पहले यही आ जाएगा, B देन D, कम से कम -M है, देन C माइनस है, और देन A। ऑर्थो इफेक्ट में मैंने बताया था क्या था। हाँ ईशान बताओ। सर इसमें भी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का आ सकता है ना कॉन्सेप्ट, तो डी ज्यादा नहीं होना चाहिए बी से, B ज्यादा होना चाहिए B से। क्योंकि वो हाइड्रोजन को रोक के रखेगा तो नहीं फिनॉल तो। से कंपेयर करो, नहीं इसमें ऑर्थो इफेक्ट बिगेस्ट फैक्टर है, पिछले बार बताया था ना। ऑर्थो इफेक्ट से बेंजोइक एसिड सीधा आउट ऑफ प्लेन आ जाता है। हाँ, बट सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मतलब आउट ऑफ प्लेन हो या ना हो, मतलब फिर भी हो सकती है ना। नहीं दूर पड़ जाएगा ना, वो रोटेट कर गया, फिर वो COH जो हो गया आउट ऑफ प्लेन, मतलब क्या हो गया, हाँ वो इधर चला गया, मतलब X एक्सिस Y एक्सिस में रह गया, और ये इधर आ गया। इतने दूर पे बनेगा कैसे वो, ठीक यदि है। एक प्लेन में आएगा तब तो नजदीक आता ना, तब होता ना। एक तो हम्म। वीक बॉन्ड है, इतना दूर से कैसे ऑपरेट करेगा वो मतलब रोटेट हो गया, वो बताया था ना 90 डिग्री पे आ जाएगा हाँ हाँ, बिल्कुल। और तो इफेक्ट होता है, मतलब मेरे को लगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर ज्यादा हो सकता है। नहीं होगा ही नहीं, COH 90 डिग्री पे आ जाएगा, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट रहे ना, तो ये चीज याद रखना होगा कि ये फिनॉल के साथ, इसीलिए नोट्स मैंने बोला है ना, क्यों रिवीजन करना है, ये सब एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। तो तुम्हें फिनॉल के केस में देखना है नाइट्रो और इसमें, और यहाँ पे केवल तुम्हें ऑर्थो इफेक्ट लिखना और कुछ नहीं। बेंजोइक एसिड है तो ऑर्थो इफेक्ट, और उधर है फिनॉल वाला तो नॉर्मल केस है, सिर्फ NO2 एक्सेप्शन है। तो जब नोट्स डेली हम लोग रिवाइज करते हैं तो ये सब लर्न हो जाता है। ओके, ऑर्थो इफेक्ट में क्या था, SIR था, उसके कारण क्या हो गया था, नॉन प्लेनर हो जाता है वो। होता क्या, बॉन्ड रोटेशन हो जाता है, मतलब COH रोटेट कर जाएगा उधर से, बॉन्ड रोटेशन अक्रॉस द फिनॉल लिंक। ये सब बताया था कि फिनाइल लिंक के अक्रॉस क्या हो जाएगा, एन कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब अब रिंग और COH एक प्लेन में नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिंग के 90 डिग्री पे है। इसमें क्या होगा, लार्जर ग्रुप मोर SIR, लार्जर ग्रुप होगा तो मोर SIR आएगा, है ना। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतना एसिडिक करना है, मतलब COH के साथ यदि सारे ऑर्थो पे हैं तब कंपेयर कैसे करें, मिथाइल इससे ज्यादा एसिडिक वो जो और ज्यादा SIR करे, और ज्यादा SIR क्या होगा, C2H5, इससे भी ग्रेटर क्या आ जाएगा,
CHMe2 इससे भी ग्रेटर CMe3, ये हो गया। अब यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑर्थो पे आने के साथ बाकी कोई इफेक्ट मत देखना, बस एक है कि ग्रुप बड़ा है कि छोटा है, बस वही मैटर करेगा। COH, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन, ऐसा। अब फिनॉल टाइप नहीं, फिनॉल में एक्सेप्शन था, फिनॉल में OH और फिनॉल एक पार्ट में आ गया, आजू बाजू पड़ गया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के विकेश चला गया था। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में -I देखा था, यहाँ पे ऑल सब में क्या देखोगे, ओनली साइज फैक्टर और कुछ नहीं। तो इसीलिए दोनों अलग हो जाते हैं। तो तुम्हें दो ही तो पढ़ना है, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इतना तो नोट्स लर्न करना ही पड़ेगा ना। अब क्या डाउट है बताओ। हाँ, बल्कि ग्रुप ओनली। तो ये नोट्स जब बार बार रिवाइज करोगे तो हो जाएगा कि अच्छा फिनॉल में क्या देखना था, एसिड में क्या देखना है, बस हो गया फिर। तो जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते जाता है। अब बेस का स्टार्ट करें, बेसिक स्ट्रेंथ। हाँ, बस इतने जितने में बता दिए ना, इस पर तुम कोई भी अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। बेसिक स्ट्रेंथ, बेस क्या होता है, आरएनएस बेस, OH- डोनर, यही था ना, या प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये किसका था, ब्रॉन्स्टेड का था, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर के टर्म में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुइस। ये 3 कंसेप्ट याद होगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में दिया रहता है स्टार्टिंग में, NaOH जो डोनेट करता है आरएनएस पे, OH- जो डोनेट करेगा, तो NH3 क्या होगा, कौन सा बेस होगा, H+ एक्सेप्ट भी कर सकता है तो ब्रॉन्स्टेड बेस होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तो लुइस बेस भी होगा, बट आरएनएस बेस नहीं होगा NH3, उसके पास OH- नहीं है डोनेट करने को। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, लोन पेयर डोनेट करना है, तो यदि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो उसे डोनेटिंग करने वाला बताएंगे। तो बेसिक स्ट्रेंथ इन द पीरियड कैसा होगा, ये तो बता दिया था मैंने अभी। बेसिक स्ट्रेंथ इन द पीरियड क्या होता था, इधर डिक्रीजेस और इधर भी डिक्रीजेस। जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था, CH3-, NH2-, RO-, RC111C-, RO-, PHO-, ऐसे बताया था ना सब, F-, Cl-, Br-, I-, जो पूरा सीरीज बताया, राइट। अब बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to stability of conjugate acid। तो कंजुगेट एसिड पे क्या होगा, प्लस- चार्ज में पॉजिटिव चार्ज होगा, बेसिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट एसिड। तो कंजुगेट एसिड पॉजिटिवली चार्ज है तो सारे प्लस ग्रुप स्टेबल करेंगे, +M ग्रेटर देन +S देन +I, ये सब स्टेबलाइजिंग होंगे, है ना। और -I -H -M डीस्टेबलाइजिंग होंगे, ऐसे उल्टा पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेंगे, स्टेबलाइजिंग, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डीस्टेबलाइजिंग कंजुगेट एसिड को। तो बिल्कुल एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोजिट। अब देखते हैं हम लोग। तो मान लो कि केवल नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो क्या करेंगे, अदरवाइज तो वेरिएशन पीरियड में एक एक ग्रुप में वो देख लोगे, है ना। तो सिंपल क्वेश्चन दिखेंगे, CH3- ग्रेटर देन NH2- ग्रेटर देन OH- F-, ये तभी बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस,
आर्सेनिक, एंटीमनी। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ना, साइज फैक्टर। इसमें क्या होता है? साइज फैक्टर। और पीरियड में रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यही है ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस बेसिक, यही होगा ना। और इसमें क्या होगा? लेस चार्ज डेंसिटी, ये जल्दी डोनेट नहीं करता। ये F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस से बताया था मैंने कि F माइनस देन सी एल माइनस देन बी आर माइनस देन आई माइनस, चार्ज डेंसिटी से बताया था ना कि फ्लोरीन है तो इस पे चार्ज हाईली डेंस है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस पड़ गया। और आयोडीन पे चार्ज क्या हो गया? दूर पड़ गया, तो ये वीक बेस पड़ गया। तो कभी भी ग्रुप में वेरिएशन होगा तो साइज फैक्टर पे जाना। तो ये सब हम लोगों ने कर लिया है ना, वही सब वेरिएशन दे देंगे। OH माइनस ग्रेटर देन SH माइनस, ऐसे। NaOH और NaSH कौन सा स्ट्रॉन्गर बेस पड़ गया? NaOH। NH3 स्ट्रॉन्गर बेस देन व्हाट? PH3। यही हुआ ना, तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखोगे। ग्रुप का वेरिएशन मतलब साइज फैक्टर। हाँ, तो पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, यदि ग्रुप का वेरिएशन है तो साइज फैक्टर देखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख रहे हो वैष्णव तुम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन आई, फिर वही है प्रीवियस लेक्चर में सब बताया हुआ। पीरियोडिक टेबल तुम पढ़ोगे तो कोई भी प्रॉपर्टी यदि पीरियड में वेरिएशन पूछ रहा है तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखना, और ग्रुप में पूछे तो साइज फैक्टर देखना। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर क्या होगा? आर्सेनिक, बिस्मथ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। बेसिक स्ट्रेंथ, तो डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, इधर क्या होगा? बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस, और इधर भी बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। तो ग्रुप कोई भी दे सकता है, नाइट्रोजन की जगह जैसे मैंने OH दे दिया, OH SH SEH, ऐसे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन दे दे। तुम प्लस एम से सोचो, कौन सा स्ट्रॉन्गर प्लस एम है? फ्लोरीन की आयोडीन, कौन सा इजी डोनेट करता है? फ्लोरीन स्ट्रॉन्गर प्लस एम है कि आयोडीन? फिर आयोडीन। नोट्स रिवाइज करो तुम लोग। प्लस एम इफेक्ट में मैंने बताया था कि फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ललितेश एंड वैष्णव 100% आंसर रॉन्ग कर रहे हो तुम दोनों में से, कोई भी रिवाइज नहीं कर रहा है। जो नोट्स पढ़ लिया खत्म हो जा रहा है। ऑर्गेनिक ऐसे नहीं होगा, 1 घंटे दिल्ली नहीं पढ़ोगे तो 0 मार्क्स आएगा, पढ़ लोगे तब तो सीधे तुम्हारा मार्क्स पूरे ऊपर कर देंगे लोग, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिलके। फ्लोरीन ग्रेटर देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन बताया था ना, साइज फैक्टर। फ्लोरीन छोटा साइज आराम से डोनेट करता है, देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। BF3 का भी बताया था, बैक बॉन्डिंग, BF3 BCl3 BBr3 BI3। तो फ्लोरीन तो स्ट्रांगली डोनेट करता है, तो डोनेट कर दिया उसने, बट आयोडीन डोनेट नहीं करता है। तो कौन सा स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड था, BF3 की BI3? स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड BF3 BI3? 100% रॉन्ग आंसर का रिकॉर्ड है ललितेश और वैष्णव का। 0 रिवीजन। ये सब बताया हुआ, बताई हुई चीजें कितनी बार बताने पड़ेगा बताओ? लीडर बैच में क्या ये अच्छा लगता है कि जो बता दिया उसको बार बार बताया जाए? तुम लोग ग्रुप में साइज फैक्टर कैसे ला रहे हो? कोई भी चीज ग्रुप में रहे तो साइज फैक्टर पे आता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं। तो यहाँ पे 2p पाई बॉन्ड बना था, याद आया कुछ? और वही मैंने बताया था क्लोरीन में लोन पेयर 3p में है, तो ये कैसे बॉन्ड बनाएगा? 2p पाई 3p पाई, ये ओवरलैपिंग वीक होगा, इसलिए प्लस एम क्या होगा? फ्लोरीन ज्यादा डोनेट करेगा देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन, सेम साइज पे ज्यादा डोनेशन होगा। ये क्या होता है, दिखाता है ना कि दोनों का साइज सेम है, ऐसे 2p तो यहाँ डोनेशन ज्यादा पड़ जाएगा। याद आया कुछ? ऐसे रिवीजन नहीं कराना पड़े, ध्यान रखो। और वही 3p हो जाएगा तो क्या होगा? साइज बड़ा पड़ गया तो जल्दी डोनेट ही नहीं करेगा वो, तो थोड़ा रिवीजन में रखो।
तो प्लस एम का ऑर्डर ऐसे था ना, अब वहां पे एक बार बता दिया ये ऑर्डर है तो बार बार सोचो मत, नोट्स रिवाइज करो, लर्न करो, तुम्हें याद आना चाहिए। हाँ 2p पाई 2p पाई 2p पाई 3p पाई है। इसी तरह BF3 का बताया था कि BF3 हो गया ना, इसके पास भी 2p है, इसके पास भी 2p है, ये डोनेशन ज्यादा कर दिया, इसका वैकेंट p ऑर्बिटल क्या हो गया, फिल्ड हो गया, है ना, ऐसे मोर बैक बॉन्डिंग, या इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग। इसी इफेक्ट को तुम प्लस एम लिखो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड लिखो या बैक बॉन्डिंग लिखो, सब एक ही है, सबका इफेक्ट वही है कि प्लस यहां से लोन पेयर उधर गया। इसको हम लोग ये स्ट्रक्चर भी बनाते हैं फ्लोरीन के साथ, जब होगा ना तो ऐसे डोनेट करके देखना, 4 स्ट्रक्चर बनता है, फ्लोरीन BF डबल बॉन्ड F के साथ प्लस ये माइनस, उसी तरह 3 स्ट्रक्चर और बना लोगे, FB डबल बॉन्ड F प्लस माइनस और ये F, एक स्ट्रक्चर और बन जाएगा। ये जो तुम दिखा रहे हो क्या हो रहा है, इसको प्लस एम भी बोल सकते हो, बैक बॉन्डिंग भी बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बोल सकते हो, सब सेम है। हाँ ललितेश बोलो। सर यहाँ पे हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं या F माइनस की बात कर रहे हैं डोनेशन के टर्म्स में? कहाँ पे, कौन सा क्वेश्चन? सर जो आपने पिछले पेज पे था उसमें हम फ्लोरीन की बात कर रहे थे या F माइनस की बात कर रहे थे? तो भी रहे, फ्लोरीन रहे या F माइनस रहे, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन रहे या F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस रहे, एक ही जैसा पड़ा ना, उससे नहीं क्या सर, फर्क? लेकिन नहीं सर, अगर F होगा तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, वो तो इलेक्ट्रॉन लेगा, डोनेट कैसे करेगा? 2-3 बार बता चुका मैं, फिर भी रिवीजन नहीं है ललितेश। ये प्लस एम है कि नहीं ये बताओ, लोन पेयर है तो प्लस एम होगा कि नहीं होगा? होगा सर, क्यों नहीं होगा? तुम बोल रहे हो कि नहीं दिखाएगा, नहीं डोनेट करेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटा डोनेट नहीं करेगा क्या? सारे प्लस एम तो केवल इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, NH2 OH सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। सर फिर वो उसका जो लोन पेयर भी है, फिर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो दोनों साथ साथ कैसे हो सका सर? इसीलिए तो माइनस आई और प्लस एम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए माइनस आई और लोन पेयर इसलिए प्लस एम, बट प्लस एम इफेक्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है विथ रिस्पेक्ट टू इंडक्टिव। समझ में आया? ओके सर। चलो ठीक है, ये हो गया ना। अब ये सब नोट्स रिवाइज करो, ये सब चीजें मैं वापस रिवाइज नहीं कराऊंगा, ये तो सिलेबस उधर ही पड़ा रहेगा ना, क्योंकि कई बच्चे रिवाइज कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं है। और रिवीजन मतलब नहीं करोगे तो ये सब बार बार डाउट आएंगे, हर लेक्चर में डाउट आएगा। तो ये बेसिसिटी ऑर्डर मैं दे रहा हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर ही है, सही से लर्न कर लेना। ये बेसिसिटी ऑर्डर सही से मतलब सही से, इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हें। गुआनिडीन सबसे ज्यादा बेसिक। गुआनिडीन होता क्या है, यूरिया जैसा। यूरिया क्या होता है, NH2 C NH2 डबल बॉन्ड वो होता है ना, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड NH होगा। उसके बाद आएगा एमिडाइन भी आएगा, तो एमिडाइन छोड़ो बाद में करेंगे, R कर दोगे NH2 की जगह, तो RNH2 देन NH3 देन एनिलीन देन डबल बॉन्ड NH इमाइन देन RCN। अमाइड भी तो लिखना है, तो अमाइड पहले लिख दो, अमाइड एंड साइनाइड सबसे लास्ट में। ये sp है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईली बहुत ज्यादा होती है, तो ये लोन पेयर जल्दी डोनेट ही नहीं करता, तो ये वीकेस्ट पड़ गया। अमाइड में भी यहाँ पे क्या हो गया, लोन पेयर डिलोकलाइज हो गया, बट पुल करने वाला एक स्ट्रॉन्ग माइनस एम ग्रुप। यहाँ लोन पेयर क्या हो गया, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, तो ये भी जल्दी डोनेट नहीं करता है, तो sp2 और sp3 के बीच में अमाइड आएगा। और यहाँ लोन पेयर जो होता है
ये नाइट्रोजन का sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ भी रेजोनेंस में चला जाता है ये, क्लियर ना। तो यहाँ पे भी लोन पेयर इसके पास बचा नहीं है, डिलोकलाइज हो गया। यहाँ पे लोन पेयर है और इसमें क्या हो गया, प्लस आई आ गया, इसलिए हो गया। अब ग्वानिडीन स्पेशल केस वो बताता हूँ क्यों हो जाता है। तो कैसे याद करोगे, लोन पेयर की एबिलिटी होनी चाहिए, तो लोन पेयर की एबिलिटी ग्वानिडीन पे, ग्वानिडीन पे लोन पेयर की एबिलिटी, देन RNH2 देन NH3। एनिलीन में क्या हो गया कि लोन पेयर डिलोकलाइज्ड हो रहा है, तो उसमें एबिलिटी कम हो गई। उसके बाद क्या होगा, इमाइन होगा, देन अमाइड होगा, देन साइनाइड होगा। तो ये इधर क्यों आ गया, इमाइन अमाइड साइनाइड। यहाँ पे ये भी sp2 और ये भी sp2, कौन सा, अमाइड भी sp2, इमाइन भी sp2 हाइब्रिडाइज है ना, फिनाइल भी sp2 हाइब्रिडाइज। तभी डिपेंड करता है कि कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा डिलोकलाइजेशन हो जा रहा है। यहाँ पे ये जो NH2 वाला हो जाता है, NH2 वाला जो हो जाता है, इसमें लोन पेयर चला गया रेजोनेंस में, तो इसके कारण इसकी अवेलेबिलिटी कम हो गई। इसमें लोन पेयर नॉट डिलोकलाइज्ड है, साइनाइड वाले में भी नॉट डिलोकलाइज्ड है, अमाइड वाले में डिलोकलाइज्ड है, राइट। तो ये इन दोनों नॉट डिलोकलाइज के बीच में आएगा, क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चक्कर में ऐसा हो जाता है। ये पॉइंट लर्न करना पड़ेगा कि बिटवीन इमाइड एंड साइनाइड अमाइड आता है। हाँ ईशान बोलो। सर ये एनिलीन भी इनसे भी ऊपर क्यों है, मतलब उसमें डीलोकलाइज, उसका लोन पेयर तो इसके रेजोनेंस में जाने से, मतलब बेंजीन के रेजोनेंस में जा रहा है, तो बहुत ज्यादा रेजोनेंस में जाना चाहिए। ये इमीन उसके ऊपर क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसका लोन पेयर तो थोड़ा फ्री टाइप है ना, वो दे सकता है इजीली, तो बेसिक ज्यादा हुआ। इमाइन वाला ना, हाँ बट वो इमाइन और साइनाइड भी, मतलब एमाइड का तो फिर भी रेजोनेंस में जा रहा है, बट हाँ, ये साइनाइड और इमीन दोनों, इनके तो फ्री फ्री है लोन पेयर्स। हाँ लोन पेयर फ्री है, बट इसका जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है ना, कंप्लीट sp2 और sp है। और एनिलीन जो अच्छा। था ना, NH2 sp3 था, टू हाँ गेट द हाँ। रेजोनेंस वो sp2 में कन्वर्ट हुआ है। अच्छा। वो 100% एक साइड डायरेक्ट डिलोकलाइज नहीं होता, मतलब फिनाइल इतना स्ट्रॉन्ग ग्रुप नहीं है कि वो विड्रॉ करके ले जाता है। हाँ हाँ। ये सब परफेक्टली sp2 और sp है। अच्छा ठीक है। हाँ आर्यन बोलो। सर पायरोल और पायरिडेन नहीं आते क्या इसमें? वो आगे करता हूँ, एक ही ऑर्डर पहले इतना याद करो। हाँ और बोलो, किसका आंसर। सर उसमें मतलब बेंजीन जैसे अभी एनिलीन है ना, तो एनिलीन से भी आई गेस उससे पहले वो भी आ सकता है ना कि मतलब बेंजीन रिंग है, फिर CH2 है, फिर NH2 है। और वो सब और डिटेल करना होगा, पहले ये छोटा वाला ऑर्डर तो याद हो, और ओके सर। एक्सपेंड करेंगे तभी हम लोग, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। यही ऑर्डर नहीं याद होगा ना, तो बाकी बीच में पुट नहीं कर पाओगे। सर हाँ sp2 और sp में स्टेबिलिटी का वो जो आपने बताया वो रीजन बताना। sp मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया था, लोन पे डोनेट ही नहीं करेगा वो। sp ना सर। हाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया था, नो लोन पे डोनेशन। ठीक है, तो वो c को दे देगा। सी को क्यों देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उसी के पास रहेगा, वो किसी को नहीं देगा, इसलिए साइनाइड लास्ट में जाता है। ठीक सर, ओके। ओके बेसिसिटी ऑर्डर ऐसे आ गया। कि एक ऑर्डर ये तो लर्न करके रख दोगे, और इसके बाद कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस कर ले। ये और इधर यहाँ पे लोन पेयर sp2 में है, सेम प्लेन में, यहाँ पे लोन पेयर इधर हो गया sp3 पे, इसलिए ऐसा आएगा। ये सब सिंपल सिंपल वाले क्वेश्चन भी है, वो कर लेते हैं। NH और यहाँ पे O है, तो ये O का क्या आएगा, -I तो आएगा ही ना, इसलिए आ जाता है NH3 ग्रेटर देन NH2OH -I देन NF3 -I। अब गुआनिडीन, हाँ और भी है पहले। इसमें और ET3N कौन सा ज्यादा बेसिक होगा,
फर्स्ट होगा, हाँ फर्स्ट होगा। इसमें लोन पेयर एक डायरेक्शनल है और इसमें क्या होता है, अमाइन इन्वर्सन। मतलब लोन पेयर एक साइड रहे तो ये फ्लिपिंग वाला केस होता है, अम्ब्रेला वाला, सबको याद हो। इसमें क्या होगा, जब लोन पेयर है तो फ्लिप करके अगले सेकंड में लोन पेयर नीचे आ गया, तो ये तो अल्टरनेटिंग करेक्ट जैसा हो गया ना, एसी जैसा हो गया। कभी ये प्लस तो ये माइनस, तो यहाँ पे यदि एच प्लस आ रहा है अटैक करने, तो अगले ही सेकंड वो गायब हो जाएगा, अगले सेकंड में इधर बन गया वो। तो अपना फॉर्म ही चेंज करते रह रहा है। जैसे एक अम्ब्रेला होता है, उसका फ्लिपिंग होते रहेगा, तेज हवा चलेगा तो अम्ब्रेला उलट जाती है, और अब वही उलट के फिर सीधा हो जाए, सीधा हो जाए, उल्टा हो जाए, तो तुम्हें प्रोटेक्ट कैसा करेगा। तो यही वो तो बात हो गया, इसका लोन पेयर की डेंसिटी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, और यहाँ लोन पेयर का फ्लिपिंग रुक गया, तो जितना ज्यादा रिंग रहेगा उतना फ्लिपिंग रुक जाएगा वो। मतलब ET3N ज्यादा बेसिक होगा देन व्हाट, एक रिंग दे दो, रिंग से फ्लिपिंग रुकेगी ना, और एक ME दे दो ऐसा, तो इसमें लेस फ्लिपिंग। और जब इसको भी बाउंडेड कर दिया रिंग से ऐसे, तो नो फ्लिपिंग एट ऑल। और फ्लिप करेगा तो कैसे करेगा, तो बाउंडेड हो गया ना, एक अम्ब्रेला को लेके नीचे से बांध दो पूरा, तब वो फ्लिप कर ही नहीं सकता, फिर ये आ जाता है। हाँ ललितेश बोलो, सोचो तब तक तुम लोग, इसका डाउट कर दूं। हाँ ललितेश बोलो। सर लास्ट पेज में जो फर्स्ट स्टार का जो क्वेश्चन था सर, वो समझाना एक बार। तो इसमें SP2 और SP3 आ गया था, तो लास्ट पेज पे इमाइन अमाइन वाला वो लर्न कर जाओ, एक ऑर्डर लर्न कर जाओ तुम लोग। नहीं सर, वो पायरिडीन और एक और था वो। हाँ उसमें एक SP2 था और एक SP3 था, तो हाँ SP3 सर, वाला मोर बेसिक होगा, SP2 कम बेसिक होगा। SP3 मोर बेसिक होगा, आराम से डोनेट करेगा। SP2 ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, तो लेस बेसिक होता है। ठीक है सर। सर लेकिन वो डोनेट कैसे करेगा, वो मतलब प्लेन से बाहर डोनेट करेगा, क्योंकि हिंड्रेंस के लिए HB है और लोन पेयर अंदर की तरफ है। पायरिडीन, पायरिडीन तो ऑर्गेनिक में बेस के रूप में लेते ही है, तुम हर जगह लेते हो। पायरिडीन नहीं सर, जो दूसरा कंपाउंड है उसके साथ। पायरिडीन के साथ वाला उसमें बस डबल बॉन्ड नहीं था, सिर्फ सिंपल साइक्लोहेक्सेन वाला था। हाँ, तो वो आउट ऑफ द प्लेन जाके डोनेट करेगा लो। अरे वो तो तुम्हारा है ही ऑलरेडी, पिरामिडल शेप है वो अभी भी ठीक लिखा है। ठीक है सर। कंपाउंड है ना, अभी सेकंड वाला ही कंपाउंड है जो तुम बोल रहे हो, ये पिरामिडल शेप होगा बेसिकली। ये होता कैसे है, ऐसे ये एग्जिस्ट करेगा ऐसे लोन पे, ये ME, और ये ऐसे होता है ना पिरामिड, बस इसमें एक रिंग बना दो, और क्या करना है। ऐसे ये है ये, तो डोनेट करेगा ना। हाँ रेन बोल, बताओ। सर यहाँ पे ये NR3 जो आपने N83 लिखा है, हाँ वो हाँ ग्रेटर क्यों है वो रिंग वाले से? हाँ, N83 में फ्लिपिंग होते जाएगा, तो फ्लिपिंग करने के कारण, जैसे अल्टरनेटिंग करंट पे कैसे होता है, तुरंत तुरंत फ्लिप करता है ना, प्लस माइनस। हाँ तो सर कम होना चाहिए ना उसका हाँ लोन तो पर उससे देने का बेसिक स्ट्रेंथ कम टेंडेंसी। हो जाएगा। हाँ वो सिर्फ बेसिक स्ट्रेंथ उससे कम हो जाता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ अभी लोन पर ऊपर है, H+ आने लगा तब तक नीचे आ गया। अच्छा, H+ तो अपने नीचे वाले एग्जाम्पल में उसको ज्यादा बेसिक क्यों बताया वो सेकंड वाले से? नहीं नहीं नहीं, वो लिखने में रॉन्ग हो रहा है, रुक जाओ, वो लिखने में रॉन्ग हो रहा है। अच्छा। हाँ अभी करता तो फिर दिख जाता कि रॉन्ग लिख दिया मैंने। अभी बताया कि फ्लिपिंग क्या होगा, फ्लिपिंग से कम हो जाता है, ऐसे बढ़ते जाएगा। हाँ, और सर वो 2 और 3 में कैसे कंपेयर किया? 2 और 3 में जितना ज्यादा हाँ, तुम बाउंडेड करोगे उतना ज्यादा फ्लिपिंग रुकेगी। अभी तो इसमें ये अच्छा, फ्लिप मतलब करते सेकंड जाएगी में ऊपर थोड़ी गैप बहुत फ्लिपिंग होगी मतलब। तक। राइट, थर्ड में भी इसको ऐसे बांध दोगे पूरा, तीनों आपस में, तो अच्छा, जाएगा थर्ड नहीं। में मतलब ऑलमोस्ट नो फ्लिपिंग केस आएगा। नो केस, नो फ्लिपिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली नो फ्लिपिंग। ओके ओके सर। और इसमें थोड़ी बहुत फ्लिपिंग होगी, इसका बैरियर थोड़ा ज्यादा एनर्जी चाहिए फ्लिप करने के लिए। ओके हाँ ओके सर। इसके अलावा NH2 के साथ ये कर दिया, NO के साथ। हाँ तो अभी जो केस चल रहा था N के साथ फ्लिपिंग वाला कर दिया, एक और आ जाएगा NH है, डबल बॉन्ड हो। हाँ इसमें क्या होगा,
कौन सा ग्रेटर है, ए कि बी? स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है ना? स्ट्रक्चर को ऐसे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे लोन पेयर इस सेम प्लेन में होगा ही, लोन पेयर नॉट डिलोकलाइज्ड। डिलोकलाइज्ड हो ही नहीं सकता वो। और यहाँ पे क्या होगा, लोन पेयर आराम से डिलोकलाइज होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होगा। हाँ रेन बोलो, बताओ। सर इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कुछ रोल होगा क्या? नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बस फिनॉल के साथ NO2 का याद कर लो, और एक ऑर्थो इफेक्ट में कार्बोक्सिलिक के साथ, बाकी जगह अब जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है सर। ओके, मतलब ये सब जो एग्जांपल है ना, वो जो है सो है, तुम्हें लर्न कर लेना बस। ओके सर। सर वो जिसमें सेकंड स्ट्रक्चर में सर जहाँ पे लोन पे डीलोकलाइज नहीं हो रहा है सर, उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उसका नेम छोड़ दो, हेटेरोसाइक्लिक का नेम तुम्हें नहीं पढ़ना, भूल जाओ। नहीं यूपिक सर, में नाम नहीं पूछ रहे थे, अलग सा कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक और बीच में से बॉन्ड बन गया, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को मतलब क्या बोलते हैं कि नहीं? कंपाउंड है, सब बस बाइसाइक्लो कंपाउंड है, बट नेमिंग नहीं करना है तुम्हें। अच्छा, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, इनका नाम बाईसाइक्लो होता है। हाँ, सब बाइसाइक्लो है ना, दो साइकिल है, एक साइकिल ब्रेक भी करो तो दूसरा साइकिल है। ठीक है सर। ओके, हाँ तो 2 ग्रेटर देन 1 ये कर दिया हम लोग ने। और एक ये ले लो, SIR के इफेक्ट में बताया था NME2, और यहाँ पे NME2 के साथ मिथाइल है, एक दोनों पे मिथाइल है, तब क्या होगा? बट NME रहे तो ही, ये बताया था मैंने, बेसिक स्ट्रेंथ इधर होगा, क्योंकि लेवन पेयर ये जो था ऐसे डिलोकलाइज ही नहीं होगा। हाँ तो 3-2 इसमें समवॉट डिलोकलाइजेशन होगा और इसमें स्ट्रॉन्ग डिलोकलाइजेशन होगा, बट यही चीज NME2 ना होकर NH2 रह जाए, NH2, और यहाँ पे Me रहे तो उससे फर्क नहीं पड़ता फिर। इसमें SIR नहीं लोगे, नो SIR। इसमें कौन सा ज्यादा होगा, ये अभी एनिलीन वाला केस, इसको बाद में डिस्कस करते हैं, क्लियर ना? सिर्फ NME2 है तो ही देखना, NME है तो भी मत देखना, 2 मिथाइल होना चाहिए तब SIR था। SIR के लिए मैंने बताया था NME2 आयोडीन COH NO2 SO3H, ये बताया था ना? ओके, माइनस पावर ऑफ, ठीक है। चलो यहाँ से हम लोग